नमस्कार मित्रों, क्या हालचाल। मित्रों, अगर आपने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं सुना है, चुनाव आयोग के बारे में अगर नहीं सुना है तो आप गंवार हो। लेकिन अब नहीं रहोगे क्योंकि अब मैं आ गया हूं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यहां तक कि आप यूपीएससी तक के एग्जाम में भी इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। इस बार तो पक्का पूछा जाएगा क्योंकि इस बार ये बहुत ही चर्चा में रहा है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें आज चर्चा क्या करने वाले हैं इसके बारे में ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में कुछ यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर वन सेकेंड। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स, उसके बाद हम लोग इसका बैकग्राउंड, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर एंड उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। बने रहिए वीडियो में। और अगर आपने स्किप किया, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज इसे स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ईसीआई वो बॉडी है जिसका काम है हमारे देश में अलग अलग चुनावों को कंडक्ट करवाना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जिसका ये काम ही है कि हमारे जो देश में जितने चुनाव होते हैं उन सबको कंडक्ट करवाना ही इसका काम है। सब नहीं, अभी मैं इस पर आऊंगा, ठीक है ना, कि हाँ कौन कौन से इलेक्शंस हैं जिनको ये कंडक्ट करता है, किनको नहीं करता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे हर एक बॉडी में एक चेयरमैन होता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक मेन पर्सन होता है जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिसका टेन्योर है, जिसका कार्यकाल, टेन्योर मीन्स कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना? 6 वर्ष का। लेकिन अभी हाल ही में जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कहा यार 70 साल बीत गए और अभी तक ईसीआई अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सीईसी, हाँ ठीक है, सीईसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार 70 साल बीत गया और अभी तक सीईसी के नियुक्ति के लिए कोई परफेक्ट कानून आया ही नहीं कि यार इसका चुनाव हम लोग कैसे करें, इसकी नियुक्ति हम लोग कैसे करें। और दूसरी बात, यार 10-15 साल बीत गए, अप्रॉक्सीमेटली 2004 से कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना कार्यकाल को पूरा कर ही नहीं पाया है। एंड दूसरी जो उसने टिप्पणी दी है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि सबसे काबिल व्यक्ति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीट पर बैठना चाहिए। ये जो टिप्पणियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में बहुत ही चर्चे में रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड बारे में थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड में जो सबसे पहला पॉइंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब कि ये बहुत सारे फैसले अपने आप ले सकती है, खुद से ले सकती है। एंड दूसरी बात, ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब कि इसके बारे में इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में इसके बारे में डिस्कस किया गया है, संविधान में इसके बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए हम लोग इसको परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, इसका जो मेन काम है हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। फ्री एंड फेयर मतलब कि साफ और स्वतंत्र तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, ठीक है। और किसके लिए? तो ये यूनियन एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब एक ट्विस्ट की बात ये है कि जो मैं कब से कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि यार इसके पास पावर तो है कि हाँ हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट ये करवाएगा, लेकिन कौन कौन से इलेक्शन को ये कंडक्ट करवाएगा? अगर कोई इलेक्शन पार्लियामेंट हो रहा है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर में। एंड थर्ड, अगर प्रेसिडेंट का
हो रहा हो इलेक्शन उसका। एंड फोर्थ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शन ये कंडक्ट करवाता है, ठीक है। लेकिन फिर कौन सा नहीं करवाता है? तो नाउ गाइस अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से ये इलेक्शंस नहीं करवाता है। तो जितने भी इलेक्शंस, ध्यान से मेरी बात को सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इलेक्शंस अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के होते हैं उनको ये कंडक्ट नहीं करता है। इसके लिए एक अलग से स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए एक अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का निर्माण किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। गाइस इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ बोलना चाहूँगा। वो ये है कि इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिश हुआ था 25 और जनवरी 1950 में, और इसी 25 और जनवरी को हम लोग हर साल नेशनल वोटर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब? 25 और जनवरी को, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसके बारे में बात किया गया है, वो ये है कि पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। सो पहले क्या था कि जो ये ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसमें केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर बैठता था। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, इसके बाद क्या हुआ, मतलब कि ये 105th संशोधन था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। अब इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और रहेंगे, इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और भी रहेंगे। एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो चीफ होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा। दूसरा, इसमें 2 ठो और भी इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। और इनका भी जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, या फिर 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। जो भी पहला हो जाए, या पहले 65 वर्ष इनकी आयु हो जाए, या फिर इनका जो 6 साल का जो कार्यकाल है वो पहले हो जाए, इसमें से कुछ भी एक हो जाएगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। हमारे देश जो राष्ट्रपति है वही इनकी नियुक्ति करता है। और जो इनका वेतन भत्ता है, जो सैलरीज हैं और जो इनको फैसिलिटीज जो मिलती हैं, वो पूरा सेम टू सेम सिमिलर है किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या इनको हम लोग हटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, वैसे सेम इनको भी हम हटाते हैं, ठीक है। अब उनको लोग कैसे हटाते हैं उसके बारे में मैं बाद में कभी किसी और दिन चर्चा करूंगा, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। हालांकि गाइस मैं थोड़ा स्टैमरिंग करता हूं तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर। आपको केवल 5 ही रेस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी इलेक्शंस को ये कंडक्ट करवाता है, उनका एक शेड्यूल तैयार करना कि हाँ कब और कैसे होगा, ठीक है। एंड जो भी इसके एलिजिबल वोटर्स हैं, जो भी वोटर्स जो वोट दे सकते हैं, उनका रजिस्टर ही करना इसका काम है। मेन काम इसका ये भी है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना इसका दूसरा मेन काम है। एंड तीसरा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक पहचान देना। दूसरा कि उनका जो सिंबल है उसको एलोकेट करना, ठीक है। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक पहचान देना, या जो उनके सिंबल्स हैं उनको एलोकेट करना कि हाँ आपका सिंबल यही है। जैसे अभी वो थी ना शिवसेना का जो भी वो था मैटर, आपको ध्यान होगा, जानते हो कितना तो। एंड फोर्थ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट इलेक्शन करवाना या फिर प्लस बाय इलेक्शंस को करवाना। व्हाट इज बाय इलेक्शंस? कि यार मान लो कोई भी अगर व्यक्ति है और उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले वो उसकी डेथ हो जाए, या फिर कुछ और कुछ हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए या फिर छोड़ दे, कुछ भी हो जाए, तो उसके सीट को फुल करने के लिए, कि उसकी जगह को किसी और को देने के लिए
एक बाई इलेक्शन होता है कि हाँ दोबारा उसका इलेक्शन को करवाना, ठीक है। एंड लास्ट एंड पांचवा, यूपीएससी ने इस पांचवें पर भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना, वो भी मेंस एग्जामिनेशन में 2022 में जाकर देख लो, ठीक है। वो क्या है, एमसीसी। व्हाट इज एमसीसी? मोड कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करना, मतलब इलेक्शन के पहले जो गाइडलाइंस होती हैं उनको ये जारी करना कि हाँ भाई कैसे क्या रूल्स नियम है, ठीक है ना, इन सबको जारी करना भी ईसीआई का काम है, ठीक है ना। एमसीसी मोड कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करना भी इसका एक मेन काम है कि हाँ कौन सी गाइडलाइंस होंगी, कैसे क्या करना है, कौन सा नियम है, ठीक है ना। तो ये रही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियोस, ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं हाल ही में संविधान के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट रटे होने चाहिए उस पर मैं अभी वीडियोस बनाने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हकलाता हूं यार, क्या करूं मैं। ओके बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।